Hello dear students, I am राजेश कुमार एंड आज के लेक्चर में हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 पढ़ते हैं, पहले इसका नाम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नाम से प्रसिद्ध था ये, लेकिन उसके बाद 1923 में इसको जो है चेंज करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत बदल दिया है। तो मुख्य रूप से इस जो एक्ट का नाम है वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। पूरे भारत में ये एक्ट लागू है। पूरे भारत में जितने भी फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर इस प्रोविज़न का लागू किया गया है, वो पूरे भारत में कहीं भी स्थित हो, उन सब के ऊपर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट लागू होता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1 जुलाई 1924 को भारत में एज अपना जो है एक तरह से निर्धारित रूप इसने लिया, यानी इसका जो इफ़ेक्ट है वो 1 जुलाई 1924 से लागू होता है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो ये जो एक्ट है ये उन एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन प्रोवाइड कराने से संबंधित है जो अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान किसी भी तरह की इंजरी या किसी एक्सीडेंट के साथ गुजरते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान। सो दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय अ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनसेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट की वजह से किसी भी तरह की जो इंजरीज होती हैं उन इंजरीज के लिए कंपनसेशन के रूप में अमाउंट पे करने के लिए ये एक्ट जो है लागू किया जाता है। इस एक्ट को पढ़ने से पहले, इस एक्ट की कुछ विशेष बातों को जानने से पहले हमें इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस यानी जो इस एक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से अप्लाई होती हैं, जिनके टर्म एंड कंडीशंस के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंट। इस एक्ट में हम एक मुख्य रूप से डिपेंडेंट की बात करेंगे। डिपेंडेंट कौन है? सो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, कुछ व्यक्ति या कुछ जो मुख्य रूप से जो डिपेंडेंट माने जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत, उनमें सबसे पहले ए विडो, एक जो एम्प्लॉय है उसकी वाइफ, अगर उसके इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, हिज विडो विल बी हिज डिपेंडेंट। एक माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, अन अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, इन सब को हम एक डिपेंडेंट की संज्ञा देंगे। उसके साथ साथ ए होली डिपेंडेंट सन और डॉटर हु अटेन द एज ऑफ 18 और हु इज़ ए इनफॉर्म, यानी कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से एम्प्लॉय की आजीविका के ऊपर, एम्प्लॉय के जो है इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी आजीविका के लिए, चाहे वो 18 साल से ज़्यादा की उम्र का ही क्यों ना हो, वो उसका जो सन है या डॉटर है वो पूर्ण रूप से उसका डिपेंडेंट माना जाएगा। इसके साथ साथ पूर्ण रूप से या पार्शियल रूप से डिपेंडेंट भी हो सकता है, जैसे कि एक विडोअर, एक पेरेंट अदर देन विडोड मदर, क्योंकि मदर को हम पहले शामिल कर चुके हैं तो इसलिए पेरेंट्स अदर देन विडोड मदर, ए माइनर ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, विडोड डॉटर इन लॉ एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट। तो इन सब को हम डिपेंडेंट के रूप में मानते हैं। डिपेंडेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी एम्प्लॉय जिसको एक्सीडेंट के दौरान इंजरीज हो गई है उसके ऊपर पूर्ण रूप से या पार्शियल रूप से डिपेंडेंट है, उसकी आजीविका के ऊपर ही पूर्ण रूप से या पार्शियल रूप से अपनी आजीविका चलाता है या अपना जीवन यापन करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको हम एम्प्लॉय को शामिल करते हैं। एक एम्प्लॉय किसे कहा जाएगा? तो एक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत एक एम्प्लॉय किस व्यक्ति को माना जाए, तो इसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत कुछ क्लियर डेफिनेशंस हैं जिसके अंतर्गत उस किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय माना जा सकता है। उसमें एक रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज 34 ऑफ सेक्शन
ऑफ रेलवे एक्ट 1989, यानी रेलवे एक्ट 1989 के अंतर्गत क्लॉज 34 जो है उसके सेक्शन 2 के अंतर्गत जो एम्प्लॉय की संज्ञा दी गई है, एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत उसे एक एम्प्लॉय माना गया। सेम यहाँ पे भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के रूप में ही कंसिडर किया जाएगा। ए मास्टर, seaman or other member of crew of the ship are to be considered as a employee in this act. A person recruited as a driver, helper, mechanics, cleaner, etc. are to be considered as employee. एक पर्सन जो कि ड्राइवर के रूप में, हेल्पर के रूप में, मैकेनिक के रूप में, क्लीनर के रूप में भी उसको अपॉइंट किया गया है तो उसको भी हम एम्प्लॉय की संज्ञा देंगे। ए पर्सन रिक्रूटेड टू वर्क अब्रोड बाय ए कंपनी, यानी एक कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति को विदेश में कार्य करने के लिए रिक्रूट किया गया है तो उस व्यक्ति को भी हम एक एम्प्लॉय की संज्ञा देते हैं। और एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज इट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, और शेड्यूल 2 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिसको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है कैपेसिटी के अंतर्गत उस व्यक्ति को एम्प्लॉय माना जाएगा। तो इस तरह से ये सभी जो क्लॉजेज हैं, सेक्शंस है, उसके अंतर्गत इन सब व्यक्तियों को एक एम्प्लॉय की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट इज एम्प्लॉयर, किस व्यक्ति को एम्प्लॉयर माना जाए। तो एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग सच अदर पर्सन्स ट्रेड और बिजनेस और हिमसेल्फ हु इज ए एम्प्लॉयर, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है उस बिजनेस या ट्रेड को चलाने के लिए, उस व्यक्ति को हम एम्प्लॉयर की संज्ञा देते हैं। इसमें एम्प्लॉयर स्वयं भी हो सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है जो इस कार्य के लिए उसका कार्य संभालता है, यानी उनको एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। अब हम माइनर की बात करते हैं। माइनर किसे कहेंगे? तो माइनर वो व्यक्ति है जिसने अभी तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त अटेन नहीं की है, यानी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को हम माइनर की संज्ञा देते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो है पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट डिसेबलमेंट। क्योंकि जो कंपनसेशन है उसका जो डिसीजन लिया जाता है, कंपनसेशन का जो कैलकुलेशन किया जाता है, वो कैलकुलेशन हम डिसेबलमेंट की परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं। वो पार्शियल डिसेबलमेंट है या परमानेंट डिसेबलमेंट है। तो पार्शियल डिसेबलमेंट कौन सी होगी? पार्शियल डिसेबलमेंट वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर। एक तो ये टेम्परेरी नेचर की होगी। दूसरा, सच डिसेबलमेंट रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी इन एनी एम्प्लॉयमेंट in which he was including at the time of accident, यानी जब किसी एम्प्लॉय को किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है जिस एम्प्लॉयमेंट में उस समय वह कार्य कर रहा था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वाज इंक्लूडेड एट दैट टाइम ऑफ एक्सीडेंट, यानी जिस एक्सीडेंट के दौरान या एक्सीडेंट के समय पर जिस एम्प्लॉयमेंट में वह काम कर रहा था उसकी उस कार्य को करने की अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है जो कि एक्सीडेंट से पहले उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा थी। तो जो कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हुई है उसको हम पार्शियल डिसेबलमेंट के रूप में मानते हैं, यानी वो उस कार्य को करने के में उतना सक्षम नहीं है अब जितना कि एक्सीडेंट से पहले था, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिसेबलमेंट। दूसरी चीज़ है परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट एक तो परमानेंट नेचर की है, दूसरा इस तरह की डिसेबलमेंट जो किसी भी एम्प्लॉयमेंट की सभी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट्स को करने की जो कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी, उसको रिड्यूस कर देती है। यानी सच डिसेबलमेंट रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही कैन डू बिफोर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट से पहले वो जिस कार्यों को करने में सक्षम था उन सब कार्यों को करने में असक्षम, या फिर ये कहें कि उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे कि एक इसके अंदर कैटेगरी है जिसमें अंगूठे का कट जाना
एक तरह से परमानेंट डिसेबिलिटी माना गया, जिसके अंदर 30% जो है वर्किंग कैपेसिटी जो है, अर्निंग कैपेसिटी जो है एम्प्लॉय की रिड्यूस हो जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इस तरह से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज और दी गई हैं, जिसको हम परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी के अंदर मानते हैं, और उस आधार पर हम कंपनसेशन का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे जो परमानेंट डिसेबिलिटी है वो प्रत्येक प्रकार के एम्प्लॉयमेंट जो है उस कार्य को करने की एक तरह से अर्निंग कैपेसिटी को कम कर देती है। अब हम बात करते हैं टोटल डिसेबलमेंट की। तो टोटल डिसेबलमेंट मीन्स सच डिसेबलमेंट वेदर टेम्परेरी और परमानेंट as incapability of employees for all works which he was capable of performing at the time of accident। यानी सभी प्रकार के कार्यों को करने में इनकैपेबिलिटी किसी भी एम्प्लॉय की एक्सीडेंट के बाद में, चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, उसको हम टोटल डिसेबलमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। अब हम ये डिसेबलमेंट के बारे में जानने के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी कंपनसेशन की कब उत्पन्न होती है, यानी एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, कब कोई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होगा, कब हम किसी एम्प्लॉय को लायबल ठहरा सकते हैं कि वो उसकी पेमेंट करे, कंपनसेशन पेमेंट करे एम्प्लॉयज को उसकी इंजरीज के लिए। तो सबसे पहली बात तो है कि यदि कोई पर्सनल इंजरी होती है किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट की वजह से, उस कार्य को करते हुए जिस कार्य के लिए एम्प्लॉयर ने उसे काम पर रखा हुआ था, तो उसके लिए किसी भी एम्प्लॉयर को लायबल ठहराया जा सकता है उस इंजरी के कंपनसेशन के लिए, क्योंकि वह उस एम्प्लॉयमेंट को करते समय हुई है जो उसको कार्य दिया गया था। तो इफ पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड to a employee by accident arising out of or in the course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provision of this act। but एक एम्प्लॉयर जो है वो उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, कुछ कंडीशन है, जैसे कि यदि कोई इंजरी जो है पार्शियल डिसेबलमेंट है डेथ के अलावा, if any injury which does not result in total or partial disablement of employee for a period exceeding 3 days, यानी 3 दिन से ज़्यादा की कोई इंजरी या एक्सीडेंटल कोई डिसेबलमेंट नहीं है अगर किसी एम्प्लॉय को, तो उसके लिए किसी एम्प्लॉय को जो है कंपनसेशन के लिए लाइबल ठहराया नहीं जा सकता है, उसको लाइबल नहीं किया जा सकता। दूसरा, if any injury caused by an accident at the time of drink or drugs, यानी ड्रिंकिंग के टाइम या ड्रग्स के लेते समय यानी धूम्रपान वगैरह के दौरान अगर कोई इंजरी होती है, तो उस इंजरी के लिए भी एम्प्लॉयर जो है उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। इसके साथ साथ a willful disobedience of the employee to an order for the purpose of safety, यानी किसी एम्प्लॉयर ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है एम्प्लॉयज की सेफ्टी के पर्पज से, और कोई एम्प्लॉई उस ऑर्डर को अपनी इच्छा से जानबूझकर डिसओबीडेंस करता है, यानी उसको मानने से इनकार करता है, और फिर उसके इंजरीज हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इंजरी होती है, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। देन ए विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइसेस, यानी जानबूझकर किसी भी सेफ्टी गार्ड या अदर डिवाइसेस जो है एम्प्लॉयज को जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको खतरे से, उन डिवाइसेस को हटा देना या उनका प्रयोग न करना, और जिसकी वजह से जब एक्सीडेंट होता है तो इंजरी हो जाने पर भी किसी एम्प्लॉयर को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर हम किसी एम्प्लॉय को कब ठहरा सकते हैं लाइबल और कब नहीं ठहराना। दूसरी कंडीशन, यदि इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयड स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, यानी शेड्यूल 3 जो है उसमें कुछ कार्य दिए हुए हैं, उन कार्यों के अंतर्गत किसी एम्प्लॉय को
एम्प्लॉयमेंट दिया गया है किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा, तो इसके लिए अगर किसी भी तरह की कोई इंजरी होती है तो उसके लिए कंपनसेशन के लिए उस एम्प्लॉयर को लायबल ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमने बात की, ये इन कंडीशंस के अंदर एम्प्लॉयर को जो है कंपनसेशन देने के लिए एम्प्लॉय को बाध्य किया जा सकता है। उसके बाद हम अब बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या हो, यानी कितनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो किसी भी एम्प्लॉय को उसकी इंजरी के लिए दी जाएगी। तो उसको जो निर्धारण करने के लिए जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर जो प्रोसीजर अप्लाई किया गया है, जो अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए गए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी एम्प्लॉय को की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में कितनी कंपनसेशन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाएगी। तो उस सिचुएशन में जो हम कंपनसेशन को कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो होगा कि अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ द डिस्ड एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी जो मंथली वेजेस है उसका 50% मल्टीप्लाई रेलिवेंट फैक्टर, दिस विल बी द अमाउंट, और 1,20,000 विच एवर इज मोर, यानी जो कैलकुलेटेड अमाउंट है 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाई रेलिवेंट फैक्टर, या 1,20,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी वो कंपनसेशन जो है उसकी बनेगी, और वो कंपनसेशन एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पे की जाएगी। अब बात आती है रिलीवेंट फैक्टर क्या है। तो किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा उसके जो एम्प्लॉयमेंट के पूरे किए हुए वर्ष हैं, यानी जितने सालों तक उसने एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है, उस आधार पर हमने रिलीवेंट फैक्टर जो है वो निकाला गया है। प्रत्येक एज के लिए कितने साल के लिए एम्प्लॉय जो है कार्य कर रहा है, उस आधार पर डिफरेंट रिलीवेंट फैक्टर्स इस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। तो वहाँ से हम रिलीवेंट फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर मंथली वेजेस जो है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंपनसेशन अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर वो 1,20,000 से ज़्यादा है तो वो अमाउंट दी जाएगी, और अगर 1,20,000 से कम है तो 1,20,000 रुपये जो है डेथ की सिचुएशन में एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाएगा। दूसरी बात आती है इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है उस सिचुएशन में 60% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई रिलीवेंट फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज मोर, यानी मंथली वेजेस का 60% मल्टीप्लाई रिलीवेंट फैक्टर्स एंड इट विल बी कैलकुलेटेड एंड देन सी विद 1,20,000 से उसको कंपेयर करते हैं, ज़्यादा है तो वो अमाउंट दी जाएगी, अदरवाइज 1,20,000 रुपये की अमाउंट जो है कंपनसेशन के रूप में दी जाएगी। देन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की सिचुएशन में हमें देखना है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो शेड्यूल 1 पार्ट 2 में स्पेसिफाइड है या नहीं है। यदि एम्प्लॉयमेंट जो इंजरी जो है, इंजरी की बात कर रहे हैं, इंजरी जो है वो स्पेसिफाइड है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, तो जो टोटल परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की सिचुएशन में जो हमने कैलकुलेट किया था कंपनसेशन, वैसी सेम टाइप से कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ भी कंपनसेशन। दूसरा, इन केस ऑफ इंजरी इज नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 पार्ट 2, अगर आपकी इंजरी जो है वो शेड्यूल 1 पार्ट 2 के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम जो टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट की सिचुएशन में जो हमने अमाउंट निकाली थी उसके प्रोपोर्शनेट जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई है हमारी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यानी जो टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी की सिचुएशन में हम जो कैलकुलेट की थी उसका प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कि कितनी अर्निंग कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हुई है। तो इस आधार पर हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट की सिचुएशन में कैलकुलेट करने के लिए हम 1/2 ऑफ 25% ऑफ मंथली वेजेस, 1/2 ऑफ 25% ऑफ
monthly wages will be paid as compensation to every employee who is injured temporarily by एक्सीडेंट के रूप में उसको टेम्परेरी जो है इंजरी होती है, तो उसके लिए 1/2 of 25% ऑफ मंथली वेजेस विल बी पेड। अब हम बात करते हैं कि हमने कंपनसेशन की कैलकुलेशन करने के बाद हम जो कंपनसेशन है वो कब पेड किया जाएगा, और अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है कंपनसेशन को पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी। तो इसमें जो कंपनसेशन है अंडर सेक्शन 4 शैल बी पेड एज सुन एज इट फॉल ड्यू। जैसे ही कंपनसेशन ड्यू होता है वैसे ही उसको पे करना आवश्यक है प्रत्येक एम्प्लॉयर के द्वारा। इसके साथ साथ यदि कोई एम्प्लॉयर डिफ़ॉल्ट करता है कंपनसेशन को पे करने में, तो उस सिचुएशन में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो एरियर अमाउंट के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा विद द रेट ऑफ 12% और हायर रेट विच इज़ एप्लीकेबल इन शेड्यूल्ड बैंक। यानी शेड्यूल्ड बैंक में जो हायर रेट अगर है 12% से तो उस रेट से, और अदरवाइज 12% से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उस अमाउंट को एरियर के साथ जोड़ देंगे। यानी जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में पेनल्टी के रूप में माना जाएगा। इसके साथ साथ यदि एम्प्लॉयर के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है डिले का, तो ही हैज़ टू पे एरियर प्लस इंटरेस्ट प्लस 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ एरियर एज पेनल्टी। यानी पेनल्टी के रूप में 50% जो एरियर का उसके साथ जोड़कर पे करना होगा। एंड द पेनल्टी एंड द इंटरेस्ट शैल बी पेड टू द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ और हिज डिपेंडेंट इन केस ऑफ हिज डेथ। यानी या तो एम्प्लॉय को स्वयं को देना होगा, या अगर एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है तो उस सिचुएशन में उसके डिपेंडेंट को पे करना होगा, और यदि कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे कि वेजेस को कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि हमने बात की कि जो कंपनसेशन है उसका कैलकुलेशन 1/2 ऑफ वेजेस 50% ऑफ वेजेस। तो वेजेस इसमें क्या होगी, इसमें वेजेस के लिए यदि कोई एम्प्लॉई 12 महीने से ज़्यादा एक्सीडेंट से पहले 12 महीने से ज़्यादा से सर्विस कर रहा है किसी एम्प्लॉयर के पास, तो उस सिचुएशन में 1/12 ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ 12 मंथ, यानी 12 महीने की जो टोटल सैलरी उसका 1/12 हम कैलकुलेट करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे मंथली वेजेस के रूप में। और उसके साथ साथ यदि 12 महीने से कम में सर्विस की है उसकी एक्सीडेंट से पहले, तो इस केस में हम एवरेज मंथली सैलरी को ही हम मंथली सैलरी के रूप में कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हम वेजेस को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो है उन जो फैक्ट्रीज पे, माइंस पे या पोर्ट्स पे उन पे लागू नहीं होगा जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान के अंतर्गत शामिल है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अगर कोई फैक्ट्री, माइन अगर पहले से ही शामिल है तो वहाँ पे एम्प्लॉय इंश्योरेंस प्लान, ये जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कंपनसेशन एक ही बार ले सकता है, 2 बार नहीं ले सकता है। तो इसलिए जहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान लागू होगा वहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 लागू नहीं होगा। तो ये था हमारा जो बेसिक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के बारे में। इसकी कुछ अदर्स जो जानकारियाँ हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के रोल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और लोकल अथॉरिटीज़ का क्या पावर और उसकी ड्यूटीज़ हैं, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।